हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धांत दुबे और मैं आप सबका एनडी प्रेप की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पढ़ रहे थे, जहां पे हम लोगों ने मिहिर भोज को कंप्लीट किया था। ठीक है, मिहिर भोज जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम मिहिर भोज के बाद जो रूलर्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे मिहिर भोज जी ने अपनी ताकत से, अपनी स्ट्रेटेजीज से पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर किया और एक गोल्डन एरा बनाया गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का। क्योंकि मिहिर भोज जी के टाइम पे जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी वो काफी पावरफुल थी। इन्होंने कलचुरीज को हराया था, इन्होंने गुहियाल्स को हराया था, इन्होंने राजपूट्स को हराया था, इन्होंने पाला को हराया था, इवन इन्होंने अरब्स को भी हराया था। तो ये सबको हरा के कैसे इन्होंने अपने रीजन को बहुत पावरफुल बनाया। मिहिर भोज ने नॉर्थ हिमालय के फुट हिल्स से लेके मालवा तक के कैप्चर किया, जहाँ पे पंजाब भी आता है, जहाँ पे बड़े बड़े बघेलखंड, बुंदेलखंड सारे रीजन्स आते हैं। तो हमने प्रीवियस सेशन में ये देखा कि कैसे मिहिर भोज जी ने पूरे एरिया को कैप्चर करके कैसे अपने एरिया को, अपने डायनेस्टी को बहुत पावरफुल बनाया था। बट जब जब उनका रूल खत्म हुआ तो धीरे धीरे करके जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी वो वीक होते चले गई। और जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वीक हुई तो ये बहुत अच्छा मौका मिला किसको, अरब्स को इंडिया में घुसने का। तो हमने अभी तक ये देखा कि मिहिर भोज जी और इनके पहले के जो अन्य रूलर्स हुए गुर्जर प्रतिहार के, वो अरब को इंडिया में घुसने नहीं दे रहे थे। बट जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वीक हुई तो अरब भी इंडिया में घुसना शुरू कर दिए और मिहिर भोज के बाद अरब इंडिया में घुसना स्टार्ट कर दिए। तो अब हम आगे के रूलर्स देखते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, बट मेरा पढ़ाना फर्ज है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इनमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है बेटा कि आप लोग ये पढ़ के नहीं आने वाले हो सकता है वो मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन ना दे, बट प्रीलिम्स में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र पाल जी के बारे में। ठीक है, अब महेंद्र पाल जी जो हैं ये किसके बेटे थे, ये मिहिर भोज जी के बेटे थे। ठीक है, अब मिहिर भोज जी का जो वास्ट एम्पायर मिहिर भोज जी ने खड़ा किया था उसको संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। पूरा नॉर्थ इंडिया हर किसी के बस की बात नहीं थी संभालना, और यही संभालते संभालते कौन डगमगा गए, महेंद्र पाल जी डगमगा गए। और इन्होंने इतना बड़ा वास्ट एम्पायर संभाल ना पाए और ये किससे हार गए, ये राष्ट्रकूटों से हार गए। राष्ट्रकूटों से हारने के बाद इन्होंने कन्नौज तो छोड़ ही दिया। इवन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके कोड पोइट जो रहे राजशेखर, इन्होंने किसके बारे में लिखा है, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में लिखा है, इन्होंने मिहिर भोज जी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि राजशेखर जो है ये किसके कोड पोएट हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजशेखर जो है ये महेंद्र पाल जी के कोड पोएट है। और इन्होंने किसके बारे में लिखा है, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में लिखा है, इन्होंने मिहिर भोज जी के बारे में लिखा है। ठीक है, इनकी दो पत्नियां रही हैं। ठीक है, पहली धांग देवी, इनके बेटे कौन हुए, भोज सेकंड, और दूसरी माही देवी जिसके बेटे कौन हुए, महिपाल वन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महेंद्र पाल जी जो हैं ये किसके बेटे थे, मिहिर भोज। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि मिहिर भोज के बेटे का नाम क्या था या मिहिर भोज के सक्सेसर का नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि मिहिर भोज के सक्सेसर का नाम था महेंद्र पाल वन। और इनके टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या, मतलब इंसिडेंट क्या है कि इनके जो कोड पोएट रहे हैं कौन, राजशेखर। ठीक है, ये इनके कोड पोएट रहे हैं जिन्होंने किसके बारे में लिखा है, जिन्होंने मिहिर भोज के और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में अपनी बुक्स में लिखा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भोज सेकंड। धांग देवी और महेंद्र पाल जी के जो बेटे थे वो क्या बने, अगले सक्सेसर बने। महेंद्र पाल जी के बाद उनके सक्सेसर कौन बने, भोज सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके टाइम पे, ठीक है ध्यान रखना, इनके टाइम पे महिपाल जी की जब महेंद्र जी की जब डेथ हो गई, ठीक है ध्यान रखिएगा, महेंद्र पाल जी की जब डेथ हुई तो महिपाल और भोज सेकंड के बीच में थ्रोन को लेके क्लैश हुआ। ठीक है, कि अब कौन राजा बनेगा, महिपाल बनेगा, महेंद्र पाल। देखो महेंद्र पाल जी की डेथ हो गई, ठीक समझना, मैंने अभी आपको क्या बताया था, महेंद्र पाल जी की दो वाइफ थी, कौन कौन सी, धांग देवी और माही देवी। तो जब महेंद्र पाल जी की डेथ होगी तो इनके जो दो बेटे होंगे भोज और महिपाल, इन दोनों के बीच में क्लेश होगा। तो हुआ वही, जब महेंद्र पाल जी की डेथ हुई तो
अगला मतलब रूलर कौन बनेगा, महिपाल बनेगा या फिर भोज सेकंड बनेंगे, इसमें क्लैश हुआ। तो जीते कौन, भोज सेकंड, और फिर भोज सेकंड क्या बने, रूलर बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद इसी चीज का फायदा उठाया किसने, राष्ट्रकूटों ने और पालाज ने। ठीक है, और किसको एक्सप्लॉइट किया, भोज सेकंड को एक्सप्लॉइट किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि भोज सेकंड जो है, ठीक है, इन्होंने ये एम्पायर किसको सौंप दिया, महिपाल वन को सौंप दिया, और अगला रूलर कौन बना, महिपाल बना। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हुआ, भोज और महिपाल की लड़ाई हुई जिसमें भोज जीत गए। अब जब भोज जीते, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भोज सेकंड जीते तो महिपाल हार गए। अब महिपाल जब हारे तो महिपाल गए किसके पास, राष्ट्रकूट और पाला के पास। राष्ट्रकूट और पाला से मिलके इन्होंने किस पे अटैक किया, भोज पे अटैक किया, जिसका आउटकम ये निकला कि भोज को अपने सिंहासन छोड़ना पड़ा, और फिर रूलर कौन बना, महिपाल वन रूलर बने। ठीक है, तो अगले रूलर कौन थे, महिपाल वन। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब महिपाल वन किसके बेटे थे, तो महादेवी के बेटे थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि महिपाल वन की माता जी का नाम क्या था, महादेवी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये किसके बेटे थे, तो ये भी किसके बेटे हैं, महेंद्रपाल के बेटे हैं, बट वाइफ का नाम क्या था महेंद्रपाल की, धांग देवी नहीं था, महादेवी था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनका अन्य नाम क्या है, विनायक पाल, ठीक है, उसके बाद क्षितिपाल, उसके बाद हरिमापाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इवन अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने जो एम्पायर था उसको दोबारा से स्टेब्लिश करने की कोशिश करी। जो लॉस्ट एम्पायर था, जो किसने, महेंद्रपाल ने खो दिया था, उसको दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश किसने करी, महिपाल जी ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इन्होंने जो अपने फ्यूडल्स थे उन पे बहुत रिलाय किया और उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करी। इन्होंने अपने अपने आप को एक टाइटल अज्यूम किया था जिसका नाम था महाराजाधिराज ऑफ आर्यवर्त। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराजाधिराज, अभी तक हमने महाराज पढ़ा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, महाराजाधिराज ऑफ आर्यवर्त, ये टाइटल अपने आप को किसने अज्यूम दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिपाल वन ने। और रघुकुल्स ज्वेल, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसने दिया था, राजशेखर ने। ठीक है, अब राजशेखर महेंद्रपाल के जो कोर्ट पोएट थे, उन्होंने रघुकुल्स ज्वेल टाइटल किसको दिया था, महिपाल जी को दिया था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजशेखर जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, राजशेखर जी अगर 2 मार्कर में आता है, ठीक है, समझना बेटा आंसर क्या लिखना है ना। राजशेखर जी मान लीजिए 2 मार्कर में आता है, तो आप यहाँ के लिखोगे, सबसे पहला तो कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्रपाल वन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें, दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, इनकी फेमस बुक्स, 2-3 बुक्स के नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, ही टाइटल्ड महिपाल वन एस रघुकुल्स ज्वेल। ये जो पॉइंट है ये आपका आंसर को अलग बनाएगा और यहां से आपको 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा, सॉरी 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि महिपाल वन को रघुकुल ज्वेल किसने बोला था, राजशेखर जी ने बोले थे, जो उनके भी क्या थे, कोर्ट पोएट थे। ठीक है, चलिए, इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो महिपाल वन है उन्हें किसने प्रेस किया है, तो अल मसूदी ने भी प्रेस किया है, और क्या बोला है, बुरा बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अल मसूदी ने भी किसको प्रेस किया है, महिपाल वन को प्रेस किया है उनकी लीडरशिप के लिए, और उन्हें क्या बोला, बुरा बोला। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे महिपाल जी थे, ठीक है, ये इन पे 2 बार राष्ट्रकूटों ने अटैक किया, जिससे ये बहुत ज्यादा वीक हो गए। ठीक है, और ये राष्ट्रकूटों से हार गए। ठीक, इवन जो राष्ट्रकूट किंग थे, इंदिरा थर्ड, अब देखो मैंने क्या बोला कि 2 बार अटैक हुआ, मतलब पहली बार इन्होंने इंदिरा थर्ड को हरा दिया,
और कन्नौज को रिकैप्चर कर लिया। बट दूसरी बार जब राजपूतों ने इन पर अटैक किया तो ये हार गए। ठीक है, इवन खजुराहो इंस्क्रिप्शन, ठीक है ध्यान रखना, खजुराहो इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है, मेंशंस रीस्टैब्लिशिंग क्षितिपाल देवा ऑन कन्नौज थ्रोन। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि कैसे महिपाल वन जो थे वो कैसे दोबारा कन्नौज के थ्रोन पे बैठे थे, ये हमें कौन बताता है, खजुराहो इंस्क्रिप्शन बताता है। तो महिपाल वन जो थे ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। इन्होंने वापस से जो इनकी डायनेस्टी धीरे धीरे करके खत्म हो गई थी उसको रिकैप्चर किया था। इन्होंने वापस कन्नौज को अपने अंडर में लिया और इन्होंने भी राजपूत को हराया। बट जब राजपूत ने दोबारा इन पर अटैक किया तो ये हार गए। ठीक है, और इसके बाद इनके अगले डिसेंडेंट कौन आए, तो इसके बाद इनके अगले डिसेंडेंट महेंद्रपाल सेकंड आए। तो महेंद्रपाल सेकंड जो है वो किसके बाद आए थे, महिपाल वन के बाद आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रतापगढ़ वन, हम मतलब प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन हमें किसके बारे में बताता है, तो प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है जीनोलॉजी एंड लैंड डोनेशन टू, ठीक है ध्यान रखिएगा। प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन हमें किसके बारे में बताता है, लैंड डोनेशन इन्होंने किसको किया था, हरीश्वरा मोनेस्ट्री को किया था, जो कहाँ पे है, मंदसौर में। तो मंदसौर में हरीश्वरा मोनेस्ट्री बनाने के लिए लैंड डोनेशन किसने किया था, महेंद्र सेकंड ने किए थे। ये हमें कौन बताता है, ये हमें प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि महेंद्र सेकंड किसके सक्सेसर थे, तो महिपाल वन के सक्सेसर थे। इनकी डेथ कब हुई, 940 AD में हुई थी। ठीक है, तो महेंद्र सेकंड के बाद कौन आया, तो महेंद्र सेकंड के बाद देवपाल आए। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देवपाल जो है ये कौन थे, तो देवपाल जो है महेंद्र सेकंड के भाई थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महेंद्र सेकंड के बाद देवपाल आए। देवपाल कौन थे, तो महेंद्र सेकंड के भाई थे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब महेंद्र सेकंड जो है इनके भाई का नाम क्या था, देवपाल। जब वह राजा बने तो इनका जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो चंदेलास के साथ हुआ। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि महेंद्र सेकंड के बाद कौन आए, देवपाल आए। ठीक है, इसके बाद देवपाल के बाद कौन रूलर बना, तो ध्यान रखिएगा विनायक पाल सेकंड रूलर बने। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनायक पाल सेकंड किसके बाद रूलर बने, देवपाल के बाद बने। मतलब देवपाल का सक्सेसर कौन था, विनायक सेकंड थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा विनायक पाल सेकंड थे। ठीक है, इनका रेन कब से कब तक था, 954 BC से लेके 959 BC तक। अब आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो रूलर रहे ये इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहे, ये बहुत बेसिक रूलर रहे। इनसे मीन्स में क्वेश्चन कतई नहीं बनने वाला। ठीक है, मीन्स में क्वेश्चन जो बनेगा वो सारे प्रीवियस रूलर से बनेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को अभी सेशन के बाद मैं आप लोग को मेंस के क्वेश्चंस भी लिखा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनायक पाल सेकंड के बाद कौन आया, विजय पाल आए। अब विजय पाल ध्यान रखिएगा किसके सक्सेसर हैं, तो विजय पाल जो हैं ये विनायक पाल सेकंड के सक्सेसर हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि विनायक पाल जो थे इनकी लड़ाई हुई थी राजपूत किंग कृष्ण थर्ड से। तो कृष्णा थर्ड जो थे ये राजपूत रूलर थे। इनकी लड़ाई किससे हुई, विजयपाल से हुई, और कृष्णा थर्ड ने विजयपाल को हरा दिया, और ऐसे करके विजयपाल का जो रूल था वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद विजयपाल के बाद आए राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा विजयपाल के बाद कौन आया, राज्यपाल। अब राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब राज्यपाल इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान रखना, क्योंकि राज्यपाल के टाइम पे महमूद गजनी जो है वो इंडिया आए थे। ठीक है, तो जो चंदेल रूलर था वो चाह रहा था कि भाई राज्यपाल जो है वो चंदेल्स के साथ मिलके किस पे अटैक करे, महमूद गजनी पे अटैक करे। ठीक है, बट इसके लिए राज्यपाल तैयार नहीं था। उसने बोला भाई मैं तो अटैक नहीं करूंगा, तुम अपने आप से हिसाब से देख लो। जिसके कारण जो, ध्यान रखना, चंदेल रूलर विजयधर थे। अब देखो ध्यान रखो, फिर से मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि राज्यपाल जो थे इनको किसने मारा था, विद्याधर ने मारा था। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ बोला क्या जाता है कि राज्यपाल जो है
ठीक है, राज्यपाल जो है इन्हें किसने मारा है, तो इन्हें विद्याधर ने मारा है। चंदेला रूलर जो है विद्याधर, उन्होंने मारा है, ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट ऐसा सत्य नहीं है। ठीक है, अभी स्टोरी क्या थी, मैं आपको प्रॉपर स्टोरी समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग को कहानी तो पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में कहानी क्या है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ रट रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज रटने वाली है वो मैं आपको बता दिया कि भाई ये काम का नहीं है, इतना पढ़ लो आगे बढ़ो, सेंसलेस है। हाँ, बट जो जानने वाली चीज है, जो इंडियन हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं काम में आती है, क्योंकि ये चीज हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, हमने इंडियन हिस्ट्री में कच्छ घाट जो है उनके बारे में पढ़ा है। कच्छप घाट जो है, कच्छप घाट आपने डायनेस्टी सुनी होगी। ठीक है, हमने उनके बारे में पढ़ा है। अब कच्छप घाट डायनेस्टी के बारे में अगर हमने पढ़ा है तो हमने अर्जुन के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी अर्जुन क्या है, एक रूलर हुए कच्छप घाट डायनेस्टी के। अब हुआ क्या था, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। हुआ ये था कि महमूद गजनी ने जब इंडिया पे आक्रमण किया तो जितने भी नॉर्थ इंडियन के रूलर्स थे वो सब एक साथ मिलकर किस पे अटैक करना चाह रहे थे, महमूद गजनी पे अटैक करना चाह रहे थे। ठीक है, बट जब राज्यपाल से पूछा गया कि भाई चलो साथ में मिलकर अटैक करते हैं, राज्यपाल बोले भैया ऐसा है कि मैं फालतू में दुश्मनी नहीं लूंगा, मैं नहीं अटैक कर रहा, तुमको देखना है तो अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, जिससे चंदेल रूलर विद्याधर जो थे वो गुस्से में आ गए, बोले भैया साथ में मिलकर अटैक करना है, अपने अपने हिसाब से क्या देख लो। तो फिर चंदेल रूलर को डाउट हुआ कि कहीं राज्यपाल महमूद गजनी के साथ तो नहीं मिला है, क्योंकि अगर ऐसा मिलेगा तो हो सकता है कि ये मिलके हम पे अटैक करा दे। तो इसलिए फिर विद्याधर ने क्या किया, चंदेल रूलर विद्याधर जो थे उन्होंने अपने जो फ्यूडल्स थे, अब ध्यान रखना चंदेल के फ्यूडल्स कौन है, चंदेल डायनेस्टी के फ्यूडल्स उस टाइम पे कौन थे, कच्छप घाट डायनेस्टी। ठीक है, ध्यान रखना चंदेल के फ्यूडल्स कौन थे, कच्छप घाट। और कच्छप घाट उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, अर्जुन। ठीक है, अब शांत से समझना, चंदेल के फ्यूडल्स कौन है, कच्छप घाट, और कच्छप घाट के रूलर उस टाइम पे कौन थे, अर्जुन। ठीक है, तो विद्याधर ने किससे बोला, अर्जुन से, कि अर्जुन एक काम करो, राज्यपाल को खत्म कर दो। तो विद्याधर के कहने पे अर्जुन ने किसको खत्म किया था, राज्यपाल को खत्म किया था। तो अर्जुन को, राज्यपाल को एक्चुअल में किसने मारा था, अर्जुन ने। अर्जुन किस डायनेस्टी का था, कच्छप घाट डायनेस्टी का। किसके कहने पे मारा था, विद्याधर के कहने पे। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि राज्यपाल ने महमूद गजनी के अगेंस्ट अटैक नहीं किया, तो डाउट में आ गए कौन, विद्याधर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल किससे मिला हो, महमूद गजनी से मिला हो। तो इसी कारण राज्य विद्याधर के कहने पे अर्जुन ने किसको खत्म कर दिया, राज्यपाल को खत्म कर दिया और राज्यपाल को मार दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कहानी समझी होगी। तो ऐसे करके राज्यपाल का अंत हो गया। ठीक, चलिए, राज्यपाल के बाद जो लास्ट रूलर थे वो आए, दैट इज यशपाल। अब यशपाल जो थे ये लास्ट रूलर थे, और ये किसके सक्सेसर थे, ये राज्यपाल के सक्सेसर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यशपाल जो थे ये किसके सक्सेसर थे, ये राज्यपाल के सक्सेसर थे। ठीक है, अब अगर यशपाल की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ये लास्ट रूलर रहे किसके, प्रतिहार डायनेस्टी के, क्योंकि इनके बाद प्रतिहार डायनेस्टी का कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मिलता जो बताए कि इनकी डायनेस्टी आगे भी कंटिन्यू हुई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन हुआ है, यशपाल हुए हैं। ठीक है, रखीरता इंस्क्रिप्शन हमें बताता है। ठीक है, ठीक ठीक है, ध्यान रखिएगा, रखीरता इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि विनायक पाल के बाद, विनायक पाल देव के बाद ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी ये ऑटोमेटिक क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद इसका कोई सोर्स हमें नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, ये किसके फ्यूडल्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट रूलर्स हैं वो सारे खत्म होते हैं। ध्यान रखना है कि यशपाल जो है ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का लास्ट रूलर रहा है। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का कोई सोर्स हमें देखने नहीं मिलता। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, किसकी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। ठीक,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेश्वर टेम्पल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्पल्स आर्किटेक्चर भी देखिए गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने खूब सारे मंदिर बनवाए। अब खूब सारे मंदिर आप सोचिए कि क्यों बनवाए होंगे, हमने अभी तक की डायनेस्टीज में मंदिर नहीं देखे पर इनमें मंदिर देख रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? तो आपको पता होगा कि शंकराचार्य जी जो थे, ठीक है, वो इस टाइम पे कहाँ आए थे, इंडिया आए थे, नियर अराउंड 720 AD के आसपास शंकराचार्य जी जो थे वो इंडिया आए थे। ठीक है, और इंडिया में इन्होंने यहाँ मध्य सेंट्रल इंडिया में अपना मतलब कदम रखा था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शंकराचार्य जी जब आए तो मंदिरों का विकास होना शुरू हुआ। इसीलिए इसीलिए गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पे हम मंदिर देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नरेश्वर टेम्पल जो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपको कहाँ देखने मिलता है, तो ये आपको मुरैना में देखने मिलता है। ठीक है, नारेश्वर विलेज है वहाँ पे, और मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे आपको ये देखने मिलता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात की है कि ये ग्रुप ऑफ 22 शिव टेम्पल्स है। नारेश्वर टेम्पल जो है ये कितने टेम्पल्स का ग्रुप है, तो ये 22 शिव टेम्पल्स का ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप छोटे छोटे मंदिर देख सकते हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे यहाँ पे 5 6, तो ऐसे यहाँ पे टोटल कितने शिव टेम्पल्स हैं, तो 22 शिव टेम्पल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नारेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो नारेश्वर टेम्पल आपको मुरैना में देखने मिलेगा। मुरैना में भी नारेश्वर गांव जो है वहां देखने मिलेगा। ये 22 शिव टेम्पल्स का मिक्सचर है। ठीक है, किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा यशोवर्मन और अमर राज, कन्नौज के जो अमर राज हुए उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा यशोवर्मन और अमर राज कन्नौज के जो हैं ये उन्होंने बनवाया था। ठीक, उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो नागर स्टाइल ये फॉलो करते हैं। ठीक, इवन अगर हमें नोटेबल फीचर्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा वल्लभी शिखर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके टेम्पल्स का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नरेश्वर टेम्पल जो है ये किसने बनवाया था, यशोवर्मन और अमर राज ने मिलकर बनवाया था कन्नौज के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, तेली का मंदिर। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, तेली का मंदिर। अब तेली का मंदिर किसने बनवाया, मिहिर भोज जी ने बनवाया था। ठीक है, देख सकते हैं आप तेली जी का मंदिर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा तेली जी का मंदिर जो है ये किसको समर्पित है, तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक, कब बना था, 9th सेंचुरी में बनवाया था। किसने बनवाया था, प्रतिहार किंग मिहिर भोज ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये ग्वालियर फोर्ट के अंदर है। ध्यान रखिएगा ग्वालियर फोर्ट के अंदर आपको क्या देखने का मिलता है, तेली का मंदिर देखने मिलता है। ठीक है, किसने बनवाया, मिहिर भोज ने बनवाया। ठीक, उसके बाद ये किस स्टाइल से रिलेटेड है, तो ये द्रविडियन स्टाइल से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किसको डेडिकेटेड है, तो ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि तेली का मंदिर किस, ये आया भी है प्रीलिम से, इवन 2015-16 के आसपास की बात है कि तेली का मंदिर किस देवी देवता को रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा किस देवी देवता को समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा कि तेली का मंदिर जो है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। और यहीं से हमें ये समझ आता है कि जो हमारे ये हुए हैं मिहिर भोज साहब हुए हैं, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो ये वैष्णविज्म से समर्पित हैं, क्योंकि ये जितने भी मंदिर इन्होंने बनवाया ये सब किससे रिलेटेड है, ये विष्णु जी से रिलेटेड है। ये किसको मानते हैं, ये विष्णु जी को मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये किसने बनवाया है। ठीक है, तो ये जो ऑयल मर्चेंट्स हैं उनके डोनेशन से ये मंदिर बनवाया, बनवाया किसने, मिहिर भोज ने। किसके डोनेशन से, ऑयल मर्चेंट्स के। नाम से ही समझ आता है तेली, तेली मतलब ऑयल। ठीक है, तो ये किसने बनवाया, ऑयल मर्चेंट्स ने, तेली का मंदिर। ठीक है, तेल मतलब क्या होता है, ऑयल। किसने बनवाया, ऑयल मर्चेंट्स ने बनवाया। किसके टाइम पे, मिहिर भोज के टाइम पे। तो ऑयल मर्चेंट्स की डोनेशन से मिहिर भोज ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तेली का मंदिर बनवाया था। ये पॉइंट जो है ये आपके पॉइंट को एक्स्ट्रा दिलाएगा, जब आपका मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल तेली का मंदिर, तेली का मंदिर आपसे 2 मार्कर में पूछा जाए। अब देखिए जब बात होती है तेली के मंदिर की तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन क्या है,
इनसाइड द ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, बिल्ट बाय मिहिर भोज, ब्रैकेट में लिख दो ऑयल मर्चेंट्स। बस आपने ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर दिया कि भाई किसने बनवाया, और ऑयल मर्चेंट जब लिख दिए तो समझ जाएगा वो सामने वाला कि भाई इनकी डोनेशन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ध्यान से समझना, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अगर आप समझें तो यहाँ पे एक की पॉइंट क्या है, ग्वालियर फोर्ट। सामने वाला ग्वालियर फोर्ट देखना चाहता है। जब भी आप 2 मार्कर लिखें तो 2 मार्कर पे आपको बेसिक फोकस क्या करना है, तो 2 मार्कर पे आपको मेजर फोकस कीवर्ड्स पे करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी मंदिर की, तो जब हम मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये मंदिर कहाँ है। तो सबसे पहला कीवर्ड वहां पे क्या होता है, उसकी लोकेशन। ठीक है, सेकंड कीवर्ड की किसने बनवाया, तो सेकंड क्या है, किसने बनवाया। थर्ड वहां की कुछ विशेषता, तो वहां की विशेषता क्या है कि वो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, मैं क्लियर। तो ऐसे करके आपको 2 मार्कर लिखना है। 2 मार्कर पे आपको जो मेजर फोकस करना है वो किस पे करना है, कीवर्ड्स के। आपको इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लिखना है। ग्रामेटिकल चीजें आपको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। आप उस पे लिख के अपने जगह स्पेस वेस्ट ना करें। ठीक है, मेरी यही आप लोग को सलाह रहेगी, जब भी आप 3 मार्कर लिखें तो प्रॉपर आप ऐसे लिखें, 2 मार्कर लिखें, सॉरी अब तो 2 मार्कर हो गया, 3 मार्कर 3 मार्कर, 4-5 साल से 3 मार्कर ही चल रहा है, तो 3 मार्कर ही मुंह में आता है, 2 मार्कर। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट है छतरभुज टेम्पल। अब छतरभुज टेम्पल देखिए, आप दिख ही रहा है छतरभुज, भुजाएं दिख रही हैं आपको, है ना। चलिए, छतरभुज टेम्पल जो है, ठीक है, टेम्पल ऑफ 4 आर्म्ड लॉर्ड्स, मतलब ये जो 4 आर्म्स दिख रही हैं, ठीक है, ये 4 लॉर्ड्स को डेडिकेटेड है, ये ऐसा बताता है हमें। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है, ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है, ऑल्सो नोन एज टेम्पल ऑफ द 4 आर्म्ड लॉर्ड्स, 4 भुजाओं वाले जो देवता हैं। ठीक है, 4 भुजा मतलब शिव जी की, यहाँ पे विष्णु जी की बात हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेम्पल ऑफ 4 आर्म्ड लॉर्ड्स। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है 4, भुजाएं मतलब होता है आर्म्स, तो 4 आर्म्स वाले जो देवता हैं उनको ये टेम्पल समर्पित है। 4 आर्म्स मतलब विष्णु जी। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है, ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, किसने बनवाया था, मिहिर भोज ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया, 9th सेंचुरी में बनवाया था। ठीक, इवन ध्यान रखिएगा, फेमस फॉर हैविंग द अर्लीस्ट नोन इंस्क्रिप्शन ऑफ 0 ऑन अ स्टोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जब आप 2 मार्कर लिखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्पल जो है वो फेमस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है वो बताता है पहली बार 0 का स्टोन पे। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप 2 मार्कर यहाँ पे लिखें तो आपको सीधा सीधा लिखना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, क्या लिखोगे, इन ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखो यहाँ पे ऑल्सो नोन एज, ठीक है, टेम्पल ऑफ 4 आर्म लॉर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा जैसा, बट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है बटेश्वर टेम्पल। अब बटेश्वर टेम्पल जो है ये आपको कहाँ देखने मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलता है। ठीक है, और ये जो टेम्पल है ये 200 हिंदू टेम्पल्स का ग्रुप है। ठीक है,
जो गुर्जर किंग्स के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे, मोरैना डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 ग्रुप्स, 200 टेम्पल्स का जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है, बटेश्वर टेम्पल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, तो ये मोरैना में कब बनवाया गया था, 8 से 10 सेंचुरी के बीच में ये बनवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल सेट करता है किसका, गुर्जर प्रतिहार आर्किटेक्चर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि ये जो टेम्पल है ये गुर्जर प्रतिहार टेम्पल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है, शिव, विष्णु और शक्ति को डेडिकेटेड, मतलब यहाँ पे जो टेम्पल्स है ये किसको डेडिकेटेड है, शिव जी को, शक्ति को और विष्णु जी को। एम आई क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि अगर इंपॉर्टेंट आता है कि भाई 2 मार्कर में लिखिए बटेश्वर टेम्पल्स, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ग्रुप ऑफ, या उससे पहले आप लिखो इसकी प्लेस, मोरैना डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद नेक्स्ट लिख लो यहीं पे ग्रुप ऑफ 200 टेम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ठीक है, बिल्ट बाय गुर्जर प्रतिहार किंग्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डेडिकेटेड टू शिव, शक्ति एंड विष्णु। बस ये आपका हो गया 2 मार्कर। ठीक है, तो ये आपके ऐसे 2 मार्कर्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो आपको गुर्जर प्रतिहार में आएंगे। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए 2 मार्कर्स कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लिखिए सबसे पहले 2 मार्कर। पहला क्वेश्चन, बटेश्वर टेम्पल। ठीक है, सेकंड 2 मार्कर, तेली का मंदिर। थर्ड 2 मार्कर, चतुर्भुज टेम्पल। ध्यान रखना 64 योगिनी और चतुर्भुज में कंफ्यूज मत होना है ना। ठीक है, जब अपन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो अपन 64 योगिनी टेम्पल भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे चतुर्भुज की बात करी जा रही है, यहाँ पे 64 योगिनी की बात नहीं करी जा रही है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। बटेश्वर, तेली का मंदिर, चतुर्भुज टेम्पल। हाँ, उसके बाद आपसे 2 मार्कर में क्या पूछ सकता है, लिखिए 2 मार्कर में आपसे महिपाल वन पूछ सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इसलिए हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकेंड, छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राजशेखर। ठीक है, जो कोर्ट पोइट हुए हैं। नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ, जो इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ डेथ ऑफ, जल्दी बताओ किसकी डेथ के बारे में बात हुई थी अभी, कंफ्यूजन किसके डेथ के बारे में था, फटाफट। कॉज ऑफ डेथ ऑफ राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट, मिहिर भोज।
ठीक है, यह आपके कुछ 2 मार्कर्स हो गए। अब अगर आप बात करें अपन 7 मार्कर की, 7 मार्कर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहला लिखो सोर्सेज ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन origin of गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नागभट्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट द टी पार्टी स्ट्रगल। ठीक है, ये कुछ 4 आपके क्या बन सकते हैं, 7 मार्कर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें 10 मार्कर की, तो 2 10 मार्कर आपसे यहाँ सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला 10 मार्कर तो ये आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब जब आप ये क्वेश्चन आएगा गुर्जर प्रतिहार, तो यहाँ पे आपको सेम फॉर्मेट चलेगा जो अपन ने पहले डिस्कस की है। ठीक है, कि सबसे पहले आप क्या बताओगे, सबसे पहले आप ये बताओगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में 2-4 पॉइंट्स, मतलब 2-3 लाइन में लिखोगे, बेसिक इंट्रो दोगे। उसके बाद आप इनका सबसे पहले आप ये बताओगे। अब इंट्रो में भी मैं आप बता देता हूँ। सबसे पहले आप इनका रूल का पीरियड बताना, रूल एरा। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बताओगे इनके रूल का। ठीक, उसके बाद कैपिटल बताना, क्या कैपिटल थे इनके, फाउंडर बता देना। ये हो गया इनका इंट्रो। ठीक है, उसके बाद आप बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में आप बताओगे इनके सबसे पहले सोर्सेस, प्रोमिनेंट रूलर्स। ऐसे फ्लो चार्ट नहीं बनाना, ऐसे बनाना, सोर्सेस, प्रोमिनेंट रूलर्स और आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लियर है? और फिर ये तीनों को डिस्क्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। सेकंड क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिहिर भोज। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल के लेक्चर में बता दिया है कि मिहिर भोज जो थे उनके बारे में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले सेशन में हम बात करेंगे ओलिका डायनेस्टी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।